हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य और एमपीपीएससी जो सोशोलॉजी है, जो समाजशास्त्र है, उसके बारे में आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। आपको बता दो कि यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने यूजीसी नेट क्रैक कर रखा है, उन बच्चों के लिए ये वैकेंसी है। अब एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की सोशोलॉजी के आधार पे वो सिलेबस निर्धारित किया गया है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 5 पर। अभी ये क्लासेस जो है अस्थायी तरीके से स्थगित कर दी गई है और जल्द ही इस क्लासेस को फिर आप लोगों को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसका पूरा अपडेट वगैरह आप लोगों के ग्रुप में कंटिन्यू यानी बराबर आप लोगों को दिया जाता है। रीज़न ये है कि अभी तक एमपी सेट का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये क्लासेस जो हैं आपकी सतत तरीके से चलना प्रारंभ हो जाएगी। परंतु हम लोगों को बीच बीच में प्रश्नों पर भी बातचीत करते रहना है, लेकिन मैं यूनिट नंबर 5 जो है कवर कर चुका हूं। अगर हम बात करते हैं इससे पहले की प्रश्न पत्रों से पहले, तो एक आपने वैकेंसी सुना होगा, यहां पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसको इन शॉर्ट में ESIC कहा जाता है। वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली में। लगभग यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 16 सीटों पर वैकेंसी है टोटल। आप देख रहे हैं ये 7 सीटें जो है जनरल के लिए है, 2 सीटें एससी के लिए है, 1 सीट जो है एसटी के लिए दिया गया है, और जो 5 सीटें हैं वो ओबीसी के लिए है, और 1 सीट जो निर्धारित की गई है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल आपकी 16 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है सोशल गाइड और सोशल वर्कर के लिए। यहाँ आपके पास डिग्री होना जरूरी है, चाहे वो बीएसडब्ल्यू हो या आपके पास एमएसडब्ल्यू हो। साथ ही साथ आपको जो है 1 साल के एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या ट्रेनिंग हो या जो है फैमिली प्लानिंग हो इत्यादि, यहाँ पर सारी चीजें मेंशन की गई है सिलेबस में। आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल प्लानिंग है, सोशल वर्क है, हेल्थ एजुकेशन है और ट्रेनिंग। इसमें आपको 1 ईयर की एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहाँ मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा सिलेबस के बारे में। मैं थोड़ा सा सिलेबस पर भी आप लोगों से जिक्र करूँगा आज। और आप देख सकते हैं जो मेडिकल सोशल वर्क का सिलेबस है उसी पर ये आधारित है। मेडिकल सोशल वर्क का जो सिलेबस है उसी पर ये आधारित रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर, और जो फेस 1 है उसी के आधार पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो देख सकते हैं टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज यानी 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। यही आपका डिसाइड करेगा। बाइलिंगुअल में आपका ये क्वेश्चन रहेगा, आपको 60 मिनट में इसको करना होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से होंगे, 20 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी से होंगे, जनरल इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस से होंगे, और अर्थमेटिक एबिलिटी से भी आपके 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी की सारी। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो इसमें बैंक टर्म से प्रश्न आएंगे आप लोगों के एग्जाम में, इकोनॉमिक्स से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन से भी सवाल आएंगे, रिसेंट क्रेडिट और अगर हम बात करें उसकी पॉलिसीज को लेकर उससे भी सवाल हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ तक कि इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम है वो भी सवाल हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स से भी हम लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लास्ट के जो 6th मंथ हैं उसके। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है जनरल अवेयरनेस में। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस के बाद आप लोगों के जो प्रश्न होंगे वो जनरल इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चंस रहेंगे, और साथ ही साथ आपके अर्थमेटिक जो है एबिलिटी से भी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, सोशल वर्क का जो मेडिकल सोशल वर्क वाला सिलेबस है उसी पर ये आधारित होगा। थ्योरी थेरेपी वगैरह इसका सिलेबस मैं आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये बात आप देख रहे हैं यहाँ पर, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका, और ये क्लासेस आप देख सकते हैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। तो कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेगा वो फेस 1 रिटन एग्जाम में शैल बी जो कंसीडर्ड रिटन एग्जाम होगा। बहुत आसान सा सवाल बन जाएगा। जब आपके पास लिखित में कोई चीजें आएंगी और पढ़कर आप ऑप्शन देंगे तो और आपको आसान लगेगा। 16 सीटों पर वैकेंसी निकली है, इसके लिए आपके पास पूरा कंठस्थ जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों को ये चीजें करनी होंगी।
वहीं अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का आप देख रहे हैं, मैंने कल आप लोगों से यूनिट नंबर 7 को फिनिश कर दिया है और आज मैं आप लोगों को साइको जो है सोशल साइको सोमैटिक स्टडी ऑफ इलनेस के बारे में यूनिट नंबर 8 यानी आप देख रहे हैं 8, 9, 10 और 11, 12 कुल टोटल आपके पास अब 5 यूनिट और बची हैं। ये परीक्षा से पहले आपकी पांचों के पांचों यूनिट समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए अगर आप क्लासेस वगैरह की वीडियो का जितनी भी वीडियोस हुई हैं, जितने भी आपके कंटेंट लेना है आप लोगों को, या जो भी मॉक टेस्ट या हो है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी मात्र 2000 रुपए में। ठीक है ना, मेडिकल सोशल वर्क का है, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की वैकेंसी का ये सीट है। मैं आपसे कहूँगा कि ये आपका 80% कवर करेगा ESIC वाले में। ठीक है, तो अगर ये सिलेबस कवर है, यूजीसी कवर है, तो आप इजीली उसको क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत आसान लगेगा आपको। बात करेंगे उसके बाद यूजीसी नेट सोशल वर्क का जो सिलेबस है यूनिट नंबर 3 पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। इसमें पर डे इसकी क्लास चलती है, शाम को एक चलती है 7 से 8 और एक दोपहर को चलती है जो है 1 से 2, दो क्लासेस दी जाती है। यूनिट नंबर 3 में बेसिकली हम लोगों को केवल रह गया है प्रविधियों पर बात करना, उसके बाद केस वर्क आपका समाप्त। बाकी चीजों पर मैं बातचीत कर चुका हूं, है ना। तो प्रविधियां रह गई हैं, प्रविधियों पर चर्चा आप लोगों की आज होगी 7 से 8 में। आज ये समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जिक्र भी करेंगे ग्रुप वर्क की परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है, उसके समूह संरचना वगैरह के बारे में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये 1 बजे वाली क्लास है, उस 1 बजे वाली क्लास में अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट नंबर 4 चल रहा है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की आज पहली क्लास होगी आप लोगों की, है ना। इस पर मैं बात करूंगा दोपहर 1 बजे से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस, अगर आपको नेट वगैरह क्वालिफाई करना है तो इसकी जो क्लासेस हैं ये आपको एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, इसलिए 2 क्लासेस आपको दी जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये MPPSC का मैंने आपको बता दिया है कि जैसे MP सेट का रिजल्ट आ जाएगा मैं ये क्लासेस सही तरीके से मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्नों पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। प्रश्न बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 21 तक जो क्वेश्चन है मैंने करवा रखा है पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 है यानी सेक्शन बी की बात मैं कर रहा हूं। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि दिसंबर 2013 का सेकंड सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र है। सोशल वर्क में भी ये प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में दर्शाए गए हैं जो है सिलेबस में। तो मार्क्स और डोरेंडॉर्फ के अनुसार एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस रूप और सीमा तक किया जाता है जिस पर उसका नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्रमांश आर्थिक और राजनीतिक संसाधन के बारे में डोरेंडॉर्फ और कार्ल मार्क्स ने सामाजिक समूह की असामान्य वर्ग स्थिति का निर्धारित किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्ग का विश्लेषण किया है। बड़ा ही आसान सा सवाल हमारे सामने, और मैं आपको बताना भी चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 23 का इसका आंसर ए होगा, मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। बेसिकली 23 कहता है कि समाजशास्त्री ने जो मैक्स वेबर थे, इन्होंने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है, सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है मैक्स वेबर ने, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ अवधारणाएं नीचे दी गई हैं, जैसे अवधारणा ये रहा कि मार्क्स का सिद्धांत में वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में परिभाषित अवधारणाएं हैं कौन सी। तो बात यहाँ पे बड़ा आसान हो गया है कि कह दिया कि वर्ग और वर्ग संघर्ष का कॉन्सेप्ट आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो आप क्या जवाब देना उचित समझेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए नीचे दिया गया है कि सही अवधारणाओं का चयन आपको करना होगा, और उसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन भी यहां पर मिलेंगे, इन ऑप्शनों को भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यह जानना जरूरी है कि वर्ग और वर्ग संघर्ष क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है ना। तो ध्यान से सुनिए, क्या प्रत्येक सामाजिक जो है संतुलन जो है वो बेसिकली अगर हम जिक्र करें तो उसके स्तर पर आधारित होता है, ये गलत हो जाएगा। वर्ग असमानता वंशानुक्रम, देखिए वर्ग संघर्ष समाज में जो है वंशानुक्रम है,
ठीक है, लेकिन वर्ग असमानता नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है, ये सत्य है, और आर्थिक असमानता की वजह से वर्ग संघर्ष का मूल भी होता है, ये भी करेक्ट है। वर्ग संधि भी गलत हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये आपका केवल तीसरा और चौथा ऑप्शन जिसमें होगा उस ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा और चौथा, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं का परेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है। तो परेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या नाम देंगे? क्वेश्चन नंबर 25 बेसिकली इसे विस्तारण कहा जाता है। विस्तारण कहो या परेषण कहो, तो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति की जो विशेषता होती है वो विस्तारण को समाजशास्त्र की शब्दावली में परेषण का भी नाम दिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्विकासीय विकास, देखिए ये मैं आप लोगों से कहूंगा कि यूजीसी के बच्चे ध्यान रखें इस प्रश्न को, कि उद्विकासीय क्रम का चक्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? आसान सा सवाल, और ऑप्शन जाएगा यहां पर, देखिए उद्विकासी का चक्रीय सिद्धांत है ना। तो यहाँ पे जो है स्पेगलर का नाम जाएगा, ओ स्पेगलर का नाम जाएगा, और ओ स्पेगलर ही आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर यहाँ पे काम्टे होते तो अगस्त काम्टे का भी हम लोग नाम लगाते, बट अगस्त काम्टे नहीं है, इसलिए ओ स्पेगलर का नाम मैंने नाम लिखवाया है कौन कौन से विद्वान आते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक प्रश्न है सामाजिक प्रक्रियाओं की पहचान करिए आप। ठीक है, और वहाँ पे जो सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन से संबंधित है उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली एक तो औद्योगिकीकरण हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक औद्योगिकीकरण हो जाएगा, दूसरा आधुनिकीकरण हो जाएगा, और तीसरा आपका जो बनेगा वो वैश्वीकरण बनेगा। तो बेसिकली संस्कृतिकरण तो है ही नहीं, सामाजिक प्रक्रियाओं के आइडेंटिफिकेशन में, सामाजिक संरचना में परिवर्तन को लेकर, ना ही अंतर पीढ़ी है, ना ही आंतर पीढ़ीगत संचालन है। तो बेसिकली 1 और 3 और आपका 4 ये ऑप्शन जो होगा जिस ऑप्शन में वो करेक्ट होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आर के मर्टन बेसिकली क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, कहते हैं कि व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 28। तो बेसिकली दुष्प्रकार ये जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सवाल बड़ा आसान सा एग्जाम में ये प्रश्न जो है आते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप लोग 29, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें मैनहिम ने ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार प्रतिपादित किया था? ठीक है, कार्ल मैनहिम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब जो जाएगा वो विचारधारा का एक आदर्श राज्य था, ऑप्शन नंबर सी सही था। पूर्वानुमान का एक ऐसा कथन है जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने का आधार तैयार करता है, को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 31 की ए उस तकनीकी का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रायोगिक अध्ययन कहलाते हैं। ये रिसर्च का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं। उसके बाद हमारे सामने कहता है कि आपको कथन और जो है कारण के रूप में, तर्क के रूप में 32 है, आपको पढ़ना होगा अच्छे से, उसके बाद उसके बारे में समझना होगा। तो अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है, क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे? मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल सहमत रहना। जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है, बिल्कुल अभिकल्प डिजाइन पहले तैयार किया जाता है, और ये बात सही है। कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं, ये आपका तर्क है। देखिए ये भी बात सत्य है, परंतु मैं कहूं कि इसकी व्याख्या है तो व्याख्या नहीं है, गलत जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए बी वाले में ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 32 का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कार्ल मार्क्स का प्रतिपादन सही तार्किक क्रम आपको आइडेंटिफाई करना, मतलब तर्क के आधार पर बताना है और सही का आइडेंटिफाई करनी है। तो बेसिकली वर्ग अपने आप में, वर्ग अपने लिए, वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, लास्ट में परिवर्तन ही आता है, और यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही हमें मिल गया है। जो है एक विद्वान है रेंडल कॉलिस, इन्होंने विश्लेषण के संदर्भ में सही विकल्प को बताना है इनके,
ये सही विकल्प किन किन चीजों पर बातचीत करते हैं। तो बेसिकली एक तो बृहद स्तर से सूक्ष्म स्तर के जाने की प्रक्रिया को जो है कॉलिंस ने विश्लेषण के रूप में बताया था। तो मतलब व्यापक से जो है एक प्रकार से सूक्ष्मतर, मैं ये बात कह सकता हूं संपूर्ण से अंश की ओर, है ना, संपूर्ण से अंश की ओर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35। एक तरफ योगदान है तो दूसरी तरफ उपागम है। बड़ा ही अच्छा सवाल है भाई ये, क्वेश्चन नंबर 35, है ना। तो मैं अगर आपसे बात करूं यहां पर आर के मर्टन, तो आर के मर्टन जो है अनुभूति मूलक प्रकारात्मक दिया है, इसलिए ये 4 लगाओगे। टी पार्सन्स, इन्होंने विश्लेषणात्मक प्रकारात्मक के बारे में बात किया, यानी 3rd लगाओगे। मैलिनोवस्की का नाम अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इन्होंने आवश्यकता का प्रकारात्मक बताया है, मैंने आपको लिखवाया भी है 7। और एल कोजर की बात करते हैं तो संघर्ष प्रकारात्मक का नाम आएगा, यानी आपका 3rd। ठीक है, तो मैलिनोवस्की का आपका जो है 2nd है। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है और मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे प्रश्नों को केवल आप समझ बूझ के कर सकते हैं। त्रिभुजन क्या होता है, समाजशास्त्र का सवाल है, लेकिन सोशियोलॉजी का ये सवाल है, लेकिन सोशल वर्क में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 36 जैसा सवाल। तो बेसिकली त्रिभुजन का जो अर्थ होता है गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण को कह दोगे तो उसे त्रिभुजन कहा जाता है। मैंने पढ़ाया भी है गुणात्मक रिसर्च क्या होता है, मात्रात्मक रिसर्च क्या होता है, मिश्रित रिसर्च क्या होता है, उसी का पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग किया। बड़ा आसान सा सवाल 37, सही जवाब हो जाएगा इस्माइल दुर्खिम। ध्यान रखिएगा, सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग बेसिकली इस्माइल दुर्खिम ने किया है, इसलिए 37 का ऑप्शन जो जाएगा वो सी वाला ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आंकड़ों की विश्वसनीयता का निहितार्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 38। तो सही जवाब बेसिकली अगर हम बात करें तो एक ही सामग्री पर शोध की एक ही विधि का उपयोग करने की परिणाम उत्पन्न करता है, और ऑप्शन पहला ही सही है। अमूल परिवर्तनकारी, अभी मैंने कल ही बात आप लोगों से किया था, इसके उपागम है ये। तो निम्नलिखित में से समाजशास्त्री विचार प्रणाली का समर्थन करता है, 39 का सही जवाब हो जाएगा मार्क्सवादी, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगला सवाल हमारे सामने है कि एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ लेखक के नाम दिए गए हैं। मिथ्या अंतश्चेतना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में आप लोग, तो कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। जादू, मैंने आप लोगों को बताया भी है यहाँ पर, ठीक है, जादू के बारे में कि किन चीजों को रिलेट कराता है, तो मैलिनोवस्की। विवेक सम्मत कार्य की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो बेसिकली मैक्स वेबर, और नैतिक समुदाय जो है इस्माइल दुर्खिम। सही ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो वो आपका बी ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पर। 40 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। 41 देख सकते हैं आप लोग, कार्ल मार्क्स ने सभी, दो कार्ल मार्क्स के बहुत सवाल आए हुए हैं। कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों को सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना, और ये बात सत्य भी है। मैं आपसे कहूंगा इसको आप करेक्ट करिएगा। फिर कहता है सर्वहारा में वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ती है, ये गलत। इन्होंने कहा भाई गरीब गरीब होते जाते हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, ये बात इन्होंने कहा था, इसलिए गलत है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि पहला सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर दीजिए। केवल प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझ के आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 42, सामाजिक प्रणाली को अनुच्छिन्न रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो बेसिकली अगर हम बात करें, पहले तो अनुकूलन होगा, फिर उसके बाद एकीकरण होगा, फिर उसके बाद आपका लक्ष्य की प्राप्ति होगी, फिर उसके बाद आपका प्रतिमान संरक्षण होगा। तो ये आपको 4 बातें हैं जहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें 42 में, तो 1 आपका आया है, और फिर उसके बाद 3 आया है, फिर उसके बाद 4 आया है, फिर उसके बाद 5 आया है। ऑप्शन नंबर देखिए सी वाले में 1 3 4 5 है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न थे जो मैंने भी आप लोगों से जिक्र किए हैं। एमपीपीएससी में ऐसे प्रश्न हम लोगों को सोशियोलॉजी में देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो अब मैं आप सबसे कहूंगा कि इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखे रहिएगा, और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं यहाँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में जिक्र करूंगा, है ना। अगली क्लास में आप लोगों से बातचीत करूंगा। यदि आप मान लीजिए समाज कार्य में
यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप ESIC की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कि पीएचडी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं। पीएचडी और यूजीसी नेट का तो दोनों एक ही है, ESI का, उत्तराखंड का मेडिकल सोशल वर्क का, दोनों एक ही है। मैं आजकल बच्चों को जो है यूजीसी नेट की भी क्लासेस प्रोवाइड करा देता हूँ इनमें, है ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये क्लासेस। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो इन सभी क्लासेस के लिए अगर मैं बात करूं तो 2000 रुपए मात्र इसकी फीस रखी गई है। अगर आप MPPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी फीस भी 2000 रुपए रखी गई है, ठीक है। तो एक क्रैश कोर्स है, एक प्रकार से आपके एग्जाम तक दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं तो 8506031308 पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हो और पूरी इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हो, क्लासेस भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।